हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपकी एक यूनिट है कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट। आज की इस वीडियो में हम आपकी इस यूनिट को काफी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सके। यहाँ पर सारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, इसलिए यही कहूंगा सारे जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्लीज वीडियो को पूरा देखना। आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे और समझा दूं आपको। देखिए, ये जो आपकी यूनिट है कौटिल्य, इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है मंडल सिद्धांत का। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत वाला जो टॉपिक है, मंडल सिद्धांत वाला ये जो टॉपिक है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमम जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उनको हम कवर कर लेंगे आज की ही वीडियो में। लेकिन एक टॉपिक आपको पढ़ना है मंडल सिद्धांत का, जो कि कौटिल्य के द्वारा दिया गया एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है ये वाला सिद्धांत, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तो कुल मिलाकर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो वीडियो में हम कौटिल्य वाली यूनिट को कवर कर लेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। क्यों बड़ी हो सकती है? क्योंकि मैक्सिमम जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है वो है मंडल सिद्धांत का, उसे हम एक सेपरेट अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। तो कौटिल्य का राज्य सिद्धांत पूरा का पूरा ये यूनिट का नाम ही कह लो इसे, इसी के अंतर्गत ही सारी बातें की जाएंगी। अब देखिए, प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य का नाम अर्थशास्त्र के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध, यानी कि हम कौटिल्य को अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो बुक है जिसकी जो कौटिल्य ने लिखी है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की है, लेकिन इसको समझ लो आप थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका मतलब राजनीतिक शास्त्र है। जो राज्य से संबंधित जो भी चीजें हैं वही इसके अंतर्गत लिखी गई हैं। इसको आप इकोनॉमी में समझना। हालांकि ये अर्थशास्त्र ही लिखा हुआ है, इकोनॉमी, बट आज का इकोनॉमी मत समझ लेना इसे। ठीक है, ये राजनीति शास्त्र है, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंतर्गत जो बातें लिखी हैं वो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात समझिए, कौटिल्य को हम अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में तो जानते ही हैं, साथ में हम कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे बात को समझिए। इसमें कौटिल्य के अतिरिक्त विष्णुगुप्त नाम भी दिया गया है। कौटिल्य का तीसरा नाम चाणक्य माना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें एक और हमें नाम दिखाई देता है, कौटिल्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये दूसरा नाम हो गया। इसके साथ ही कौटिल्य का एक तीसरा नाम भी था, चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। विशाख दत्त ने अपने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, अब एक लेखक हैं विशाख दत्त, प्राचीन लेखक हैं ये, इनके द्वारा जो चीजें लिखी गई हैं, मुद्रा राक्षस लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है, इसमें चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नामों से भी पुकारा गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। ठीक है, अब विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी है, एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है इनका, मुद्रा राक्षस, तो इसमें इन्होंने चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी पुकारा है, जिससे हमें पता चलता है कि जो कौटिल्य है, जो विष्णुगुप्त है, जो चाणक्य है, ये तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो यहां सामान्य जानकारी आपको दी गई जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसी के अंतर्गत आपको एक टॉपिक पढ़ना है, राज्य का जो सिद्धांत है, राज्य का स्वरूप। ठीक है, कौटिल्य ने किस तरह के राज्य के स्वरूप की बात की है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। प्राचीन भारत के अधिकांश राजनीति चिंतन की तरह कौटिल्य के चिंतन में भी राज्य की संकल्पना राजतंत्र के रूप में ही की गई है। कहने का मतलब है, जैसे कि आपने मनु को पढ़ा, तो मनु ने भी राजतंत्र की ही बात की। आज हम देखते हैं, आज हम शासन के अलग अलग रूपों को देखते हैं। आज हम बात करते हैं तानाशाही शासन की, सेना शासन की बात करते हैं, हम सैनिक शासन की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो मुख्यतः जो विचारक थे प्राचीन भारत में, उन्होंने राजतंत्र की ही बात की थी। उसी तरह कौटिल्य ने भी अपने चिंतन में राज्य की जो संकल्पना है वो राजतंत्र के रूप में की गई है, कि एक स्टेट होगा जिसमें राजतंत्र होगा। ऐसे कौटिल्य ने राज्य की संकल्पना की है। दूसरे शब्दों में, यहां राज्य उस क्षेत्र और जनसंख्या का संकेत देता है जो किसी राजा के नियंत्रण में आता है। इसके साथ ही यहां पर जो राज्य है, इसका अर्थ क्या है? यहां पर जो राज्य है उसका अर्थ यह है जहां पर कोई राजा शासन करता है। ठीक है, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पर आप कहोगे कि राज्य यानी कि स्टेट वो है जिसकी अपनी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, जिसको सभी देश एक स्टेट के रूप में मान्यता देते हैं, जहां पर एक प्रभु सत्ताधारी होता है, एक माने एक जो मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति होता है जो शासन करता है। आज राज्य की ऐसी ऐसी डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन हम कौटिल्य के टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम की या कौटिल्य के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राज्य का क्या अर्थ है? राज्य का अर्थ यह है कि राजा जहां पर नियंत्रण, जो क्षेत्र, जो जमीन किसी राजा के अंडर में है, वो राज्य है।
जहां पर एक पॉपुलेशन है जिसके ऊपर एक राजा, पॉपुलेशन है और एक क्षेत्र है, एक जमीन है जिसके ऊपर राजा शासन कर रहा है, तो उसे हम राज्य कहेंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। इस राज्य के अंतर्गत लौकिक मामलों में राजा की शक्ति सर्वोच्च है, परंतु अपने कर्तव्यों के मामले में राजा अपने स्वयं धर्म से बंधा है और धर्म की व्याख्या का अधिकार किसी अन्य सत्ता जैसे कि ब्राह्मण को हो सकता है, जो मंत्री के रूप में उसे उचित मंत्रणा देता है। लौकिक मामलों का मतलब है जो सांसारिक जो मामले हैं, जो जमीनी स्तर पर जो मामले हैं वो। ईश्वरीय चीजों को अगर हम छोड़ दें तो लौकिक है ये, ठीक है। लौकिक आप समझ जाएंगे, जैसे कि अलौकिक मतलब होता है ईश्वरीय चीजों से जुड़ा हुआ है, और लौकिक मतलब जो हकीकत में जो चीजें हैं, संसार है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बात को समझिए। हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कौटिल्य ने किस राज्य के स्वरूप की बात की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौटिल्य ने राज्य को राजतंत्र के रूप में देखा है, सिंपल। और राज्य की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? राज्य का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस क्षेत्र पर जिस जनसंख्या के ऊपर कोई राजा शासन करता है उसे यहाँ पर राज्य समझा गया है, ठीक है। इसके साथ ही जो राजा है वो अपने क्षेत्र में उसकी शक्ति सबसे ऊपर है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे राजा को धर्म से बांधा गया है, जो राजा है, ठीक है। जो राजा है वो धर्म के अंडर में है। और धर्म की व्याख्या कौन करेगा? तो धर्म की व्याख्या कोई पुरोहित हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, या कोई मंत्री के रूप में कोई ब्राह्मण या कोई ऊंचे वर्ग का व्यक्ति हो सकता है जो उसे सलाह देगा। स्पेशली यहाँ पे ब्राह्मण ही है। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। कौटिल्य ने ना, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। अब अपने आप में साध्य का मतलब है एंड इन इटसेल्फ का यहाँ पे मतलब यह है कि कौटिल्य ने स्टेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है, कि स्टेट अपने आप में लक्ष्य है। हमें सब सारा फोकस स्टेट पर करना चाहिए, एक राजा को अपने स्टेट पर सारा फोकस करना चाहिए, यह है। धर्म और नैतिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादिता से परे है। मनुस्मृति के प्रणेता मनु के विचार से हटकर उन्होंने राज्य के हित को सर्वोपरि रखा है। कहने का मतलब सिंपल सा है। देखिए, कौटिल्य और मनु, जो मनु है और जो कौटिल्य हैं, इनमें एक अंतर यहाँ पे आपको साफ साफ अभी बता देता हूं मैं। कौटिल्य ने राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कौटिल्य ने जो स्टेट है उसके हित को सबसे ऊपर रखा है। अब ये क्या है आगे समझ में आएगा। राज्य के हित के सामने वे कहीं कहीं नैतिकता के सिद्धांत को भी परे रख देते हैं। उनके इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आचार्य कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। वैसे मनु और कौटिल्य की विचार परंपरा में बहुत बड़ी खाई नहीं है, क्योंकि वे प्रायः एक ही सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, मतलब आसपास के ही टाइम पीरियड के व्यक्ति हैं, प्राचीन भारत के ही व्यक्ति हैं। अंतर है तो यह है कि मानव धर्मशास्त्र यानी कि मनुस्मृति के प्रणेता मनु धर्म को सर्वोपरि स्थान देकर राज्य को धर्म के अधीन कर देते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य अर्थ को सर्वोच्च स्थान देते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, मनु और कौटिल्य में एक सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है दोस्तों, मनु और कौटिल्य में वो ये है कि कौटिल्य ना स्टेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कौटिल्य कहते हैं जो स्टेट है इसके हित को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। मान लो स्टेट कोई कोई भी स्थिति हो, स्टेट के कोई फायदे की चीज है तो राज्य को वही करना चाहिए जो स्टेट के फायदे में हो, ये कौटिल्य का मानना है। ऐसे में अगर राज्य को नैतिकता से दूर भी हटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नैतिकता से दूर भी हट सकता है, मतलब धर्म का जो रास्ता है उससे छोड़ भी सकता है अपने स्टेट की रक्षा करने के लिए। ये कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य ने कहा है कि जो राज्य है उसे अपना हित, अपना फायदा सबसे ऊपर रखना चाहिए, और उस ऐसा करते समय अगर जरूरत पड़े तो नैतिकता को भी दूर रखने से उसे परहेज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। हालांकि कौटिल्य ये नहीं कह रहे कि जो राजा है वो तानाशाह बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कौटिल्य राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और वो यहां तक भी कह देते हैं कि अगर जरूरत पड़ जाए तो जो नैतिक भावना है, जो धर्म है, धर्म मतलब यहाँ पर कर्तव्य है, उससे थोड़ा हटा भी जा सकता है, उससे परे भी हुआ जा सकता है। दूसरी तरफ जो मनु है, तो मनु यहाँ पर जो नैतिकता है उस पर ज्यादा बल देते हैं। मनु धर्म पर ज्यादा बल देते हैं। मनु ने राज्य को ज्यादातर धर्म से पूरी तरह एक तरह से बांध कर रख दिया है कि राजा को धर्म के अकॉर्डिंग ही चलना है। कौटिल्य ने भी धर्म से राजा को बांधा है, लेकिन कौटिल्य ने थोड़ी सी छूट भी दी है, थोड़ी ज्यादा ही छूट दी है कौटिल्य ने, कि अगर जरूरत पड़े तो राजा को धर्म से हटकर भी राज्य के हित में काम करना चाहिए। राजा के लिए जो अच्छा है, राज्य के लिए जो अच्छा है, राज्य स्टेट के लिए जो चीज अच्छी है उसके हित में कार्य करना चाहिए। ये कौटिल्य ने कहा है कि जो पूरा जो स्टेट है, जो देश है, जो राज्य है, उसके हित में, उसके इंटरेस्ट में जो चीज है उसके उसी के लिए कार्य करना चाहिए राजा को, स्टेट को, यही चीज सही रहेगी, ठीक है।
दूसरी तरफ जब हम मनु को देखते हैं तो मनु क्या करते हैं, मनु धर्म के अधीन कर देते हैं राज्य को। जो राजा है, जो राज्य है, उसको धर्म से पूरी तरह बांध देते हैं। तो मतलब दायित्व और कर्तव्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं राजा के, मनु के अनुसार। तो मनु और कौटिल्य में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन भी दी गई है कि जो मनु है वो धर्म को सबसे ऊपर रख देते हैं, लेकिन जो कौटिल्य हैं वो अर्थ को सबसे ऊपर रखते हैं। अर्थ का मतलब पता है, यहाँ पर अर्थ का मतलब आप राज्य से समझ सकते हैं, स्टेट से समझ सकते हैं। गहराई से समझेंगे ना तो कुल मिलाकर स्टेट ही निकलेगा। तो स्टेट को ज्यादा सबसे ऊपर रखते हैं कौटिल्य। तो यहाँ तक टुकड़ों में ही सही, लेकिन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सॉरी, माफी चाहूंगा अगर आपको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर मेरा पर्सपेक्टिव यही रहता है कि आपको सारी बातें समझाऊं। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या चीज कैसे है। इसके साथ ही एक चीज यहाँ पर छूट गई, मैकियावेली शब्द का मतलब यहाँ पे छूट गया। अब यहाँ पर देखिए, कौटिल्य ने जो भी, अभी मैंने आपको कौटिल्य जी के बारे में जो भी मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई, इन्हीं आधारों पर कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, इटली के एक विद्वान थे मैकियावेली, जिन्होंने राजा को सलाह दी थी कि राजा को भी नैतिकता से दूर हट जाना चाहिए और राज्य के हित में कार्य करना चाहिए। हालांकि ये कौटिल्य से बहुत समय बाद आए हैं, ठीक है। कौटिल्य बहुत पुराने हैं, कौटिल्य हजारों साल पुराने हैं और ये कुछ 100 साल पुराने हैं, ज्यादा नहीं है ये मैकियावेली। तो यहाँ पे देखिए, मैकियावेली इटली के हैं और ये ऐसी ही बात करते हैं कि ये बात करते हैं कि जो राजा है उसे राज्य के हित में ही कार्य करना चाहिए। ऐसा करते समय लोगों के अधिकारों का भी उल्लंघन करना पड़े या नैतिकता से दूर भी हटना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैकियावेली कहते हैं। तो इसी आधार पर हम जब कौटिल्य के विचारों को जब हम देखते हैं तो हमें यही दिखाई देता है कि कौटिल्य ने भी ऐसा ऐसा कहा है कि नैतिकता से हटा भी जा सकता है। तो इसीलिए कौटिल्य को मैके भारत का मैकियावेली कहा जाता है। हालांकि मैं अगर अपनी पर्सनली यहाँ पर राय रखूं तो कौटिल्य बहुत पुराने हैं। जो बातें मैकियावेली आज से 400 साल पहले बात बता रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कब के मैकियावेली, लेकिन आज से लगभग 400-300 साल पहले मैकियावेली रहे होंगे, 400 साल लगभग, ठीक है। तो कौटिल्य मैकियावेली आज से जो 400 साल पहले लगभग जो बातें बता रहे हैं, कौटिल्य ने हजारों साल पहले ही वो बातें बताई हैं। तो यहाँ पे कौटिल्य का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा मान्य रखता है। तो यहाँ तक सामान्य बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। मैं सामान्य बातें कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कौटिल्य के राज्य के स्वरूप को समझा। हालांकि ये जितनी भी टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसी के अंडर में ही है, ये सारे टॉपिक, ठीक है। उसी के अंडर में ही चल रहे हैं, क्योंकि जो इस थ्योरी ऑफ स्टेट यानी कि जो स्टेट राज्य का जो सिद्धांत है, उसी के अंतर्गत हमने राज्य के स्वरूप को समझ लिया। अब राज्य की उत्पत्ति को देख लेते हैं। हालांकि अलग से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा जब चैप्टर आप समझ लेंगे ना तो कंक्लूड करने में ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ द स्टेट की। इसके बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, कौटिल्य के अनुसार राज सत्ता के उदय से पूर्व सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था। यह मत्स्य न्याय यानी कि मत्स्य न्याय की स्थिति थी, अर्थात जिस तरह किसी जलाशय या समुद्र में हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खा जाने को दौड़ती है, उसी तरह हर बलवान मनुष्य अपने से निर्बल मनुष्य को अपना ग्रास बनाने को आतुर था। ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा की आशा करना व्यर्थ होगा। कौटिल्य कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि जो स्टेट है वो सामने कैसा है। सबसे पहले दोस्तों आप बात को समझो। देखो, हकीकत यह है कि आप खुद सोचिए, आज हम रह रहे हैं जहां पर सरकार है, जहां पर पुलिस है, जहां पर सेना है आपको सुरक्षा देने के लिए। लेकिन आप सोचिए ना कि आखिर कैसे ये सब अचानक से थोड़ी ना प्रकट हो गया होगा। कभी तो स्टेट की उत्पत्ति हुई होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार अपने आप ही बन गई, या जो राजतंत्र है, राजतंत्र भी तो एक सरकार की ही तरह है, एक व्यवस्थित सिस्टम है, ठीक है। जो राज्य है वो स्टेट सामने कैसे आया, सबसे बड़ी बात यह है, जो स्टेट है वो सामने कैसे आया, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसी के बारे में कई सारे जो विद्वान हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो कौटिल्य भी यहाँ पर अपनी बात रखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई, जो स्टेट है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्टेट का मतलब आप यूपी बिहार मत समझना। यहाँ पर स्टेट का मतलब आप देश के रूप में, कंट्री के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य शब्द ही यूज करते हैं। तो अब इसी के चलते कौटिल्य यहाँ पे बता रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कौटिल्य कहते हैं कि देखिए, जब राज्य नहीं था, जब कोई स्टेट नहीं हुआ करता था, कोई अथॉरिटी नहीं थी पूरे देश को यानी कि पूरे एरिया को संभालने वाली, तो क्या था,
अराजकता की स्थिति थी पूरी जगह, यानी कि सर्वत्र हर जगह अराजकता का बोलबाला था। अराजकता की स्थिति ऐसे समझो कि पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता था। अधिकार का मतलब यह है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता था कि सारी जो अथॉरिटी है वो मेरे पास है। यहाँ पर एक तरह से ये समझ सकते हो कि सभी, किसी के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी के ऊपर किसी का भी नियंत्रण ना होना, यह अराजकता की स्थिति है। अब ऐसे में हुआ क्या? अब ये कौटिल्य कहते हैं, अब ऐसे में अराजकता की स्थिति का बोलबाला था, तो ऐसे में मात्स्य न्याय का सिद्धांत चल रहा था। मात्स्य न्याय का मतलब क्या होता है? जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। अब छोटी मछली की रक्षा करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, या छोटी मछली मतलब, या जो छोटी मछली है उसको खाने के जुर्म में बड़ी मछलियों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। मतलब यह है, मात्स्य न्याय का सिद्धांत है कि एक बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को सताता है, उसको अपना गुलाम बनाने का प्रयास करता है। तो मतलब जिसके पास जितनी ताकत है वो उसके बल पर अपना मतलब अधिकार जमाने की कोशिश करता है। ये थी अराजकता की स्थिति। ऐसी अराजकता की स्थिति थी राज्य की उत्पत्ति से पहले, ऐसे कौटिल्य कहते हैं। मनु ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। अब ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था और सुरक्षा की आशा करना व्यर्थ था। मतलब कहने का यह है कि अराजकता की ऐसी स्थिति, मात्स्य न्याय जैसी स्थिति फैली हुई थी जिसमें शांति भी नहीं थी और किसी तरह की सुरक्षा भी नहीं थी। अव्यवस्था फैली हुई थी, अशांति पूरे समाज में फैली हुई थी, राज्य यानी कि स्टेट की उत्पत्ति से पहले। अब ये जो अराजकता की स्थिति थी, इस मात्स्य न्याय यानी कि अराजकता की ये जो स्थिति थी, मात्स्य न्याय की ये जो स्थिति थी, इसके आतंक से पीड़ित प्रजा ने सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु को अपना राजा मनोनीत किया। तो कुल मिलाकर कौटिल्य यही कह रहे हैं कि जनता ने मनु को अपना राजा चुना, ताकि ये जो मात्स्य न्याय, ये जो अराजकता की स्थिति है, इसको खत्म किया जा सके। ये जो अशांति की स्थिति थी, अव्यवस्था की स्थिति थी, इसको इसे इसे खत्म करने के लिए जनता ने मनु को राजा चुन लिया, मनोनीत किया। और प्रजा ने वादा किया, या प्रजा ने कहा कि प्रजा ने यह निश्चय किया एवं प्रतिज्ञा की कि वह अपने अन्न का छठा भाग तथा व्यापार सामग्री एवं स्वर्ण का 10वां भाग राजा को देगी, क्योंकि केवल राजा ही प्रजा को सुरक्षा एवं समृद्धि प्रदान कर सकता है, और इसलिए राजा की स्थिति इंद्र एवं यम जैसे देवताओं के तुल्य है। तो इस तरह दोस्तों स्टेट की उत्पत्ति हुई। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। कि कौटिल्य कहते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत कि पहले अशांति की स्थिति थी, भगदड़ मची हुई थी, मात्स्य न्याय था, कोई जो बलवान व्यक्ति था वो निर्बल को सताता था, या यूं समझ सकते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने को दौड़ती थी। और ऐसी अराजकता की स्थिति से, ऐसी जो अशांति की स्थिति है, इससे लोग सुरक्षा पाने के लिए, इसे खत्म करने के लिए लोगों ने मनु को अपने राजा के रूप में चुन लिया, और इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई। राजा बन गया मतलब एक स्टेट बन गया, है ना, एक संभालने वाला व्यक्ति आ गया राजा के रूप में, तो इस तरह एक स्टेट बन गया ना, एक राज्य स्थापित हुआ। तो इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई। और जो प्रजा है उसने टैक्स देने की भी मतलब यहाँ पे अब व्यवस्था करी कि हाँ वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में अपने अन्न का छठा भाग देगी, और जो भी व्यापार सामग्री होगी, जो सोना वगैरह वो खरीदेंगे, लेंगे लेंगे तो उसका 10वां भाग वो देंगे राजा को। हाँ, और इस तरह राजा को बहुत ज्यादा सम्मानजनक स्थिति स्थिति दी गई। राजा की जो स्थिति है उसकी तुलना इंद्र और यम जैसे देवताओं के समान रखी गई। तो ये सारी चीजें हैं। राजा का तिरस्कार करना पाप है, जिसके फलस्वरूप दैवी दंड यानी कि ईश्वरीय दंड मिलता है, अतः प्रजा को चाहिए कि वह राजा का निरादर कभी ना करे। ये सारी चीजें हैं। दूसरी ओर राजा का भी ये कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा में कोई त्रुटि यानी कि कमी ना रहने दे, क्योंकि इसी दायित्व को स्वीकार करने पर ही उसे प्रजा उसका भाग यानी कि टैक्स देती है। यदि प्रभु सत्ताधारी अपने कर्तव्यों का पालन ना कर पाए तो क्या प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है? कौटिल्य ने तो ऐसा नहीं कहा, परंतु उनके कराधान सिद्धांत ने संभवतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि प्रजा यानी कि राजा प्रजा की भलाई की व्यवस्था ना कर पाए तो प्रजा उसे कर देना बंद कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजा को कौटिल्य के द्वारा ने भी राजा को एक सम्मानजनक स्थिति मतलब दी है, और कौटिल्य ने भी राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो बातें बताई मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए, प्रजा तो अपना कर्तव्य प्रजा को तो निभाना है, कि राजा का सम्मान करना है, प्रजा को ये उसका कर्तव्य है प्रजा का, और टैक्स वगैरह देना है। लेकिन साथ में ही राजा के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि राजा प्रजा की रक्षा करेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहने देगा, साथ में जो प्रजा है वो टैक्स देगी। ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन
एक चीज ये भी है यहाँ पर कि जो राजा होगा, जो प्रभु सत्ताधारी होगा, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो क्या प्रजा को, जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए? इस बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है? तो देखो, स्पष्ट रूप से कौटिल्य ने ये तो नहीं कहा कि विद्रोह कर दो, लेकिन हाँ, कौटिल्य ने अपने जो टैक्स थ्योरी ऑफ टैक्सेशन है, इसके अंतर्गत ये साफ तौर पर कहा है कि अगर राजा टैक्स लेकर भी भलाई नहीं कर पा रहा, लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो जनता उसे टैक्स देना बंद कर सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज्य के कृत्य की, यानी कि फंक्शन ऑफ द स्टेट की। अब देखिए, कौटिल्य ने राज्य सिद्धांत के अंतर्गत, थ्योरी ऑफ स्टेट के अंतर्गत, राज्य के कृत्य यानी कि फंक्शन ऑफ द स्टेट की बात भी की है, और अब हम इसी टॉपिक को समझने जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर जो टॉपिक का मतलब है वो ये है कि राज्य के कृत्य यानी कि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसके क्या कार्य हैं, ठीक है, उसके क्या फंक्शन हैं, ये लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है। लेकिन साथ में आप ये एक बात ये भी समझ लो कि राज्य और राजा में कोई खास अंतर नहीं है। देखिए, राजा जैसा होगा वैसा ही राज्य होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम राजतंत्र के रूप में ही सारी बातें कर रहे हैं, तो राजतंत्र में राजा ही सर्वोच्च होता है। हालांकि राज्य राजा के ऊपर क्या नियंत्रण लगाया है कौटिल्य ने, मनु ने, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी राजतंत्र में तो एक राजा जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्थिति में होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राजा जैसा होगा राज्य भी वैसा ही होगा। राजा अच्छा तो राज्य भी अच्छा। और यहाँ पर लिखा है कि राज्य के क्या कार्य हैं, तो आप, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्य और राजा में अंतर नहीं है ज्यादा, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि राजा के क्या कार्य हैं, राजा को कौन से कर्तव्य निभाने हैं, राजा के क्या फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर कहीं कहीं पे जहाँ पे राज्य लिखा है, तो आप राजा के रूप में भी समझ सकते हैं कि राजा के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो किंग और स्टेट में ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, राजा का कर्तव्य है, तो राज्य का ही कर्तव्य है या राजा का कर्तव्य है, यहाँ पर बात सिमिलर है। राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों की स्त्रियों और एवं संपत्ति को हानि ना पहुंचने दे, उसे मिथ्या भी मान जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब है, जो राजा है उसका कर्तव्य यह है कि वो सुरक्षा प्रदान करे स्त्रियों को, लोगों की जो संपत्ति है उसको सुरक्षा प्रदान करे। साथ में जो अभिमान जैसी बुराई है उससे राजा को दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही सांसारिक आनंद उठाते समय भी उसे सदाचार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कहने के लिए, देखो, राजा के पास काफी चीजें होती हैं जिससे वो अच्छे से, मतलब, अपना जीवन जी सकता है। संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो उनका लाभ उठा सकता है, लेकिन साथ में यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो सांसारिक आनंद है, इसका आनंद लेते समय, जो भी चीजें हैं ये सब, मतलब आनंद उठाते समय, सांसारिक आनंद उठाते समय उसे सदाचार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मतलब एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एक सदाचार में रहना चाहिए। राजा की समुचित शिक्षा एवं आत्मसंयम सफल शासन के मूल मंत्र है। कहने का मतलब यह है कि जो राजा है उसकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और आत्मसंयम, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल हो राजा का, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा शासन के भलाई के लिए। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को प्रजा की सुरक्षा के लिए 8 प्रकार की दैवी विपत्ति, मतलब जो, मतलब नेचुरल है, उसका निवारण करना चाहिए। तो राजा को, कौटिल्य ने लिखा है कि 8 प्रकार की दैवी विपत्तियों से, विपत्तियों का निवारण राजा को करना चाहिए। जैसे कि आग आग लग जाए, या बाढ़ आ जाए, महामारी जैसी स्थिति पैदा हो जाए, दुर्भिक्ष, अकाल वगैरह आ जाए, चूहे, सांप, शेर, भूत प्रेत। तो इन 8 विपत्तियों की बात कौटिल्य ने की है कि इनसे सुरक्षा करनी चाहिए राजा को इनका निवारण करना चाहिए। राजा को चाहिए कि पीड़ित लोगों की पुत्रवत रक्षा करे, गुप्तचरों की, जो जासूस हैं, उनकी सहायता से अपराधियों को पकड़ने की विधियों का निर्देश देते हुए आचार्य कौटिल्य विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए दंड भी निर्धारित करते हैं। तो कौटिल्य ने राजे के कृत्य के अंतर्गत दंड की व्यवस्था भी की है कि जो राजा है वो दंड देने का अधिकारी होगा और दंड की व्यवस्था करेगा, ताकि जो अपराधी हैं उन्हें उचित सजा मिल सके या दंड मिल सके। इस प्रकार रक्षा के कृत्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब कौटिल्य ने रक्षा की बात की है, ठीक है। देखिए, राज्य के कृत्य में, राजा के काम में, कौटिल्य ने कहा है कि जो राजा होगा उसको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो जो रक्षा का कार्य है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बाह्य शत्रुओं और आक्रमणकारियों से रक्षा, जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करे राज्य को, ये राजा का कर्तव्य है। राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं न्याय की रक्षा करे, ठीक है, जो आंतरिक व्यवस्था है उसको बनाए रखे, न्याय वगैरह दे सबको। दैवी विपत्ति, जैसे कि यहाँ दैवी विपत्तियों की हमने पहले भी बात की, जैसे कि बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, आग, महामारी, घातक जंतुओं
इत्यादि से लोगों की सुरक्षा करे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मुख्य रूप से ये रक्षा के पार्ट को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, ठीक है। तो रक्षा के कृत्य को 3 भागों में बाँट सकते हैं, जो कि राजा का कर्तव्य है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें तो कौटिल्य ने राजा के का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत रखा है। अभी हमने देखा, हमें हमने अभी स्टार्टिंग में कई सारे कर्तव्यों की बात की, अभी और भी कर्तव्य हैं राजा के। जो कार्य, राजा का जो कार्य क्षेत्र है, राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, कौटिल्य ने उसको बहुत ज्यादा व्यापक रखा है। अभी आगे हम देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। कौटिल्य ने राज्य को ना केवल धर्म के संरक्षण के लिए उत्तरदायी ठहराया है। अब देखिए, अभी राजा राजा हो रहा था, अब राज्य हो गया। तो मतलब वही है, राजा के भी कर्तव्य हैं, राज्य के भी कर्तव्य। जब हम राज्य राज्य कह लेते हैं तो मतलब पूरा जो स्टेट है, पूरी जो सरकार है, उसका कर्तव्य है, ठीक है। आज जो हम भारत सरकार है, उसे भी हम राज्य के रूप में कह सकते हैं, राज्य। लेकिन काफी राज्य का अर्थ काफी व्यापक हो जाता है, वो अलग चीज है। कई बार एक्सप्लेन किया गया है आपको, लेकिन वो अलग चीज हो जाती है। बाकी यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ वही समझिए। तो कौटिल्य ने यहाँ पे राज्य को न केवल धर्म के संरक्षण के लिए उत्तरदायी दायी ठहराया है, बल्कि उसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य इत्यादि के संबंधों की पवित्रता की रक्षा करने का दायित्व भी सौंपा है, कि जो संबंध है व्यक्तियों के समाज में वो बने रहें, या उनकी जो पवित्रता है वो बनी रहे। इसके साथ ही दरिद्रों, गर्भवती स्त्रियों, नवजात शिशुओं, अनाथों और वृद्धों, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके लिए इत्यादियों के लिए की सहायता पहुंचाने का भार राज्य पर डालकर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की विस्तृत व्यवस्था भी कर दी है। इस तरह जो कौटिल्य हैं, वो राजा के कृत्य के अंतर्गत, राज्य के काम फंक्शन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया, जैसे कि गर्भवती स्त्रियां हैं, जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा, जो नवजात शिशु हैं, अनाथ व्यक्ति हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, तो उनके लिए राज्य कुछ कार्य करें, ठीक है, उनको सहायता पहुंचाए। तो इस तरह उनको सामाजिक सुरक्षा दी गई है। आज भी हम इसकी बात करते हैं और आज भी हम देखते हैं इन सब चीज़ों को। उन्होंने विवाह के बाद संबंध विच्छेद, जैसे विवाह के बाद तलाक वगैरह होता है, तो इसके ऊपर परित्याग, पुनर्विवाह, स्त्रियों के सतीत्व एवं सम्मान की रक्षा, अवयस्क बालिकाओं के संरक्षण, प्रेमिका के संबंधों तथा वेश्याओं के व्यवसाय इत्यादि से संबंधित नियमों का विस्तृत विवेचन किया है। तो हर चीज के लिए नियम भी बनाए हैं, कौटिल्य ने हर चीज के लिए यहाँ पर नियम भी बनाए हैं। प्रजा के मनोरंजन के साधनों जैसे कि नाटकों, द्यूत क्रीड़ा इत्यादि के नियमन एवं नियंत्रण का भार भी वे राज्य पर डाल देते हैं। उन्होंने लिखा है कि राज्य को नगर तथा गांव में शिविर तथा दुर्ग में उपयुक्त दूरी पर मध्य दुकानें एवं स्वयं स्थापित करनी चाहिए, या फिर व्यापारियों को निजी दुकानें खोलने की अनुमति देनी चाहिए। कौटिल्य ने पशुओं के वध तथा मांस के विक्रय के नियम भी लिखे हैं और उनकी बारीकियों पर प्रकाश भी डाला है। तो कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि कौटिल्य ने राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा बड़ा किया है, राज्य को कई सारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वो यहाँ तक कि शराब की दुकानों की भी बात करते हैं कि राज्य को खोलनी चाहिए। अगर राज्य नहीं खोलना चाह रहा तो जो निजी व्यापारी हैं उन्हें खोलने की इजाजत यानी कि अनुमति देनी चाहिए। इसके साथ ही वो कई सारे विस्तृत नियमों की भी बात करते हैं। उन्होंने कई चीज़ों को लेकर नियम भी बनाए हैं। ऊपर अभी मैंने बात की, पहले भी बात की मैंने कई चीज़ों के नियम के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पशुओं के वध तथा मांस के विक्रय के नियम भी लिखे हैं और उनकी बारीकियों पर भी प्रकाश डाला है। कौटिल्य सभी व्यवसायों एवं व्यापारों पर राज्य के नियंत्रण के समर्थक हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि वैद्यों, जो वैद होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया होगा तो आप सही कर लेना। वैद आप समझते हैं, वैद कौन होता है, जो आप डॉक्टर के रूप में समझ सकते हैं। तो जो वैद होते हैं, ठीक है, इलाज करने वाले, तो उनको गंभीर रोगियों के सभी मामलों की सूचना शासन को देनी चाहिए। यदि ऐसी सूचना दिए बिना रोगी की मृत्यु हो जाए तो वैद दंड का भागी होगा। मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज कही है यहाँ पर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कि जो गंभीर रोगी हैं उनकी इंफॉर्मेशन राज्य को होनी चाहिए। मतलब एक विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, या कुछ भी व्यवस्था हो जिसमें जो वैद्य होंगे, एक तरह से कह लो आप डॉक्टर जो होंगे, तो वो उन गंभीर रोगियों की सूचना देंगे राज्य को पता होना चाहिए कि कौन रोगी मतलब गंभीर स्थिति में है। और अगर वो ऐसी सूचना ना दें और गंभीर रोगी की मतलब मृत्यु हो जाए, तो जो वैद्य है उसे भी मतलब वैद्य है जो उसे भी उसे दंड दिया जाएगा। इसी प्रकार स्वर्णकारों, जुल्हाओं, धोबियों इत्यादि के लिए भी अर्थशास्त्र में व्यावसायिक नियमों का विस्तृत विवरण
दिया गया है। कर, लाभ और ब्याज की दरें भी कौटिल्य ने निर्धारित की हैं। अब जैसे कि समाज में जो अलग अलग कामगार मतलब अलग अलग जो श्रेणियां हैं, व्यापारिक श्रेणियां कह लो या काम करने की जो अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे कि सुनार, जुलाहा है, ये धोबी हो गए, तो इन अलग अलग वर्ग के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि उनका जो व्यवसाय है वो उन व्यवसाय में कौन कौन से नियमों को फॉलो करेंगे। ठीक है, विस्तृत नियम बनाए गए हैं। और जो ब्याज है, कर है, टैक्स है, जो भी है, इन सब प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में भी कौटिल्य ने कई सारे नियम निर्धारित किए हैं। उनके अनुसार राजमार्गों, राष्ट्र पथों तथा मार्ग के दूरी सूचक स्तंभों का व्यवस्थापन एवं नियंत्रण भी राज्य के हाथों में रहना चाहिए। अब देखिए, कोई राजमार्ग कितने किलोमीटर दूर है तो बड़े बड़े खंभे गाड़े जाते हैं ना, कि हाँ इतने किलोमीटर आगे आपका ये चीज पड़ेगी, ये शहर इतने किलोमीटर है। तो ये जो खंभे हैं वो भी, उनकी व्यवस्था भी राज्य अपने हाथों में ले, या जो रोड वगैरह है उनको सही से उनकी देख रेख करे, राजमार्ग वगैरह को सही से ध्यान मतलब व्यवस्थित करे राज्य। कुछ विद्वानों की राय है कि कौटिल्य की राज्य व्यवस्था आज के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अनुरूप है। सिंपल सी बात है, देखिए कौटिल्य ने सामाजिक सुरक्षा की बात की और अधिकतर चीजों को कहा है कौटिल्य ने कि राज्य अपने अधीन रखिए और जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए राज्य व्यवस्था करे, उन्हें सहायता दे। और ये कल्याणकारी राज्य से काफी मिलता जुलता है। आज हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट वही स्टेट है, वही सरकार है, वही राष्ट्र है जिसमें अधिकतर चीजें सरकार अपने हाथों में रखती है और जो आम जनता है उन्हें प्रोवाइड करती है। स्पेशली जैसे अगर हम बात करें सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम ये जो मतलब चीजें हैं जब सरकार इन्हें अपने हाथ में रखती है, तो ये हम कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं कि सरकार जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए व्यवस्था करेगी। हो सकता है बहुत ही कम पैसे में करे, और फ्री, कई सारी व्यवस्थाएं सरकार फ्री में भी उपलब्ध कराती है। तो ये कल्याणकारी राज्य की खासियत होती है कि कल्याणकारी राज्य जनता की, जो आम जनता है, जिनको जरूरत है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए अधिकतर व्यवस्था करती है। तो ये कल्याणकारी राज्य होता है। ठीक है, तो राज्य, जब हम इसकी बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की, तो कौटिल्य के राज्य व्यवस्था में भी इसकी झलक हमें दिखाई देती है। जैसे कि कौटिल्य ने बात की है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो गर्भवती महिला है, ठीक है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए राज्य व्यवस्था करे, उन्हें सहायता दे। तो आज भी हम ऐसा देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा की आज भी बात की जाती है। तो कौटिल्य ने भी एक तरह से हम देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की बात की है। इसमें नागरिकों के बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक संपूर्ण जीवन की देखरेख की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, बाल्यकाल से मतलब जो नवजात शिशु हैं, ठीक है, उनकी भी बात कौटिल्य ने की है कि उनके लिए भी सहायता करेगा राज्य। और वृद्धावस्था तक बात की गई है, तो मतलब पूरा जो जीवन है उसकी देख रेख की बात की गई है, उस उम्मीद की गई है कि राज्य देख रेख करेगा। तो एक मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य को अधिक जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने राज्य के किर्ते को काफी डिटेल में कवर कर लिया। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अंडर में है, इसीलिए यहाँ पे आपको सारी चीजें समझनी जरूरी हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीजें आपको काफी आसानी से समझ में आएंगी। तो देखिए दोस्तों, राजा की इतनी विस्तृत शक्तियों के बावजूद राजा पर कई तरह के व्यवहारिक नियंत्रण भी लागू होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की राजा के कार्यों की। अब राजा के कार्यों को आप शक्तियों में भी समझ सकते हैं कि राजा को इतनी सारी जिम्मेदारी दी गई है उस पर, मतलब एक तरह से पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरे मतलब राज्य का कंट्रोल राजा के हाथ में है। ठीक है, तो एक तरह से जो सारी शक्ति है वो राजा के ही पास है। तो इतनी सारी शक्तियां राजा के पास है, पर राजा के ऊपर कई तरह के व्यवहारिक नियंत्रण भी लगाए गए हैं। कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में इनकी बात की है। ठीक है, तो राजा के ऊपर कुछ नियंत्रण भी हैं। अब वो क्या है, तो आप एक एक करके इनको समझिए। ऐसा नहीं कि राजा तानाशाह बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवहारिक नियंत्रण भी है। अब पहला है धार्मिक नियंत्रण। अब ये क्या है? राजा का कर्तव्य था कि प्रजा की रक्षा करना है उसको। इसमें प्रजा के धर्म की रक्षा करने का दायित्व भी भी आ जाता है। अतः राजा धार्मिक नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। यदि वे ऐसा करता तो ब्राह्मण उसके विरुद्ध हो जाते और उसके प्रति विद्रोह कर देते। तो देखिए दोस्तों, जो राजा था उसका कर्तव्य था कि वो प्रजा की रक्षा करे, धर्म के रास्ते पर चले, और जो प्रजा का धर्म है उसकी रक्षा करे, ये राजा का कर्तव्य था। और जो धार्मिक नियम है, सबसे बड़ी बात, जो धार्मिक नियम है उसके अकॉर्डिंग चले, जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग ही राजा चले।
ठीक है, राजा से ये उम्मीद की गई थी। लेकिन अगर राजा ऐसा ना ना करे, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करे, तो जो ब्राह्मण थे वो उसके विरुद्ध हो सकते थे और विद्रोह भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह राजा के लिए काफी खतरा पैदा हो सकता था। इसके साथ ही राजा के ऊपर मंत्री परिषद का भी नियंत्रण था। तो धार्मिक नियंत्रण तो था ही राजा के ऊपर, एक मंत्री परिषद का भी नियंत्रण था। अभी क्या था, तो ध्यान से समझिए। अर्थशास्त्र तथा अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में राजा को मंत्री परिषद नियुक्त करने की आज्ञा दी गई है, और यह कहा गया है कि मंत्रियों को वाद विवाद, परामर्श तथा मंत्रणा यानी कि सलाह देने में निर्भीक होना चाहिए। बिना डरे मंत्रियों को सलाह देनी चाहिए। राजा को भी आदेश दिया गया है कि वह अपने मंत्रियों की मंत्रणा को ध्यानपूर्वक सुने और उसकी उपेक्षा ना करें। अतः परोक्ष रूप से राजा के व्यवहार यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राजा के व्यवहार पर मंत्रि परिषद का नियंत्रण भी रहता था। मंत्रियों ने षड्यंत्र करके स्वेच्छाचारी राजाओं को किस तरह हटा दिया, ऐसे अनेक वृत्तांत प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, और राजा से भी उम्मीद की जाती थी कि राजा उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझे। तो इस तरह मंत्री परिषद का भी एक अच्छा नियंत्रण होता था राजा के ऊपर। और हमें ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें मंत्री परिषद ने या जो मंत्री हैं उन्होंने षड्यंत्र करके कई बार जो स्वेच्छाचारी राजा थे उनको हटाया है उनके पद से। तो इस तरह मंत्री परिषद का भी एक महत्वपूर्ण नियंत्रण होता था। इसके साथ ही दोस्तों, जनमत का नियंत्रण, जो जनता है उसका नियंत्रण भी होता था। राजा प्रायः जनमत की अवहेलना कभी नहीं कर सकता था। कौटिल्य के अनुसार राज तिलक के समय राजा को यह शपथ दिलाई जाती थी कि वह लोक इच्छा का सम्मान करेगा और लोकहित में कार्य करेगा। मतलब राजा जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता था, जनता है उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। इसकी शपथ भी दिलाई जाती थी। कौटिल्य के अनुसार अगर हम बात करें तो जब राज तिलक होता था तो राजा इसकी शपथ भी लेता था कि वो जो लोक इच्छा है, जनता की जो इच्छा है उसका सम्मान करेगा और लोकहित में कार्य करेगा। प्राचीन काल की अनेक कथाओं से भी राजा के ऐसे व्यवहार की पुष्टि होती है। और प्राचीन काल में कई सारे जो ग्रंथ हैं, कथाएं हैं, उससे भी हमें ये वाली बात सही साबित हुई दिखाई देती है। जैसे कि रामायण की कथा कौन नहीं जानता, रामायण का एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। जैसे कि इसके अनुसार राम जैसे आदर्श राजा को पूरा विश्वास था कि उनकी प्रिय पत्नी सीता सर्वथा सच्चरित्र एवं निष्कलंक थी। फिर भी उन्होंने उन्होंने इन्हें इसलिए निर्वासित कर दिया था क्योंकि उनकी प्रजा के लोग सीता के सतीत्व यानी कि उनकी पवित्रता पर संदेह करने लगे थे। अतः यह सिद्ध होता है कि प्राचीन हिंदू राजा लोक निंदा के प्रति अति सतर्क रहते थे। प्रजा को आश्वस्त रखना राजा का परम कर्तव्य था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राम जी का उदाहरण दिया गया है राजा के रूप में। अगर हम बात करें राम जी की, तो एक अच्छा उदाहरण हमें दिखाई देता है जिन्होंने जनता की अवहेलना नहीं की। क्योंकि देखो, जनता जो उनकी पत्नी थी सीता, उनके चरित्र पर संदेह कर रही थी, तो इसीलिए उन्हें उनको निर्वासित किया। हालांकि राम जी को पूरा मतलब यकीन था कि जो सीता है वो सच्चरित्र हैं, निष्कलंक है। लेकिन फिर भी जो जनता है, जनता उनके सतीत्व पर संदेह कर रही थी, इसलिए राम जी ने उन्हें निर्वासित किया। अब ये चीज सही है गलत है, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बस एक ही उदाहरण के रूप में हमने इसको देखा कि राजा के ऊपर जनमत का नियंत्रण भी होता था, यानी कि जनता की अवहेलना करना राजा के लिए इतना आसान नहीं था। तो जनमत का नियंत्रण भी राजा के ऊपर होता था। बाकी एक उदाहरण यहाँ पे हमने देखा तो उससे ये बातें और भी अच्छे से स्पष्ट होती है। हालांकि एक बात मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। देखिए, राम जी को पूरी तरह यकीन था कि जो सीता है वो सच्चरित्र है एवं निष्कलंक है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रा, जो जो रावण था, अगर वो सीता जी को छूता भी ना तो वो भस्म हो जाता। ठीक है, ऐसी चीज की गई थी कि अगर रावण सीता जी को छू भी लेता तो वो भस्म हो जाता। तो इस तरह राम जी को पूरी तरह यकीन था कि जो सीता है वो सच्चरित्र थी। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग उनके ऊपर संदेह कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने जनता की अवहेलना ना करते हुए सीता जी को निर्वासित किया। तो ये जनमत का नियंत्रण था, और इस तरह हमने ये वाला टॉपिक भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अब 7 ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ द स्टेट की अब हम बात करते हैं। तो देखिए, कौटिल्य ने राज्य के संगठन का विस्तृत विवरण राज्य के सप्तांग सिद्धांत में दिया है। यह सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य की नई देन नहीं है। उनसे पहले जो मनुस्मृति में भी आचार्य मनु ने सप्तांग सिद्धांत का विवरण दिया था। हालांकि कौटिल्य का विवरण अधिक सुलझा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित होता है, क्योंकि ये
तत्व एक दूसरे के साथ इतने निकट रूप से जुड़े हुए हैं जैसे ये एक ही शरीर के अलग अलग अंग हों, इसलिए इन्हें राज्य के अंग कहा गया है। जैसे शरीर के किसी अंग, आंख, कान, हाथ, पैर इत्यादि का पृथक अस्तित्व संभव नहीं है और इन अंगों को काट देने से शरीर विकलांग या मृत हो जाता है, वैसे ही राज्य के ये अंग राज्य से पृथक नहीं रह सकते। यदि इनमें से किसी अंग को हटा दें तो राज्य भी विकलांग और निराधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम सप्तांग सिद्धांत की बात करें, मतलब 7 सिद्धांत, 7 ऑर्गेन। क्या है ये? राज्य के 7 ऑर्गेन, 7 अंग कह लो, ठीक है, 7 अंग, राज्य के 7 अंग हैं जिससे एक राज्य खड़ा रहता है। अब ये क्या है तो इसको और डिटेल में भी हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो देखिए, कौटिल्य ने ये सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत दिया है, लेकिन ये कोई नया सिद्धांत नहीं था कौटिल्य का। इनसे पहले भी जो मनु हैं उन्होंने भी सप्तांग सिद्धांत की बात की थी, लेकिन हाँ, जो कौटिल्य ने सिद्धांत दिया है वो काफी थोड़ा अधिक स्पष्ट हमें सुलझा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये शरीर के अंग के रूप में 7 चीजों की बात की है, राज्य की 7 चीजों की बात, 7 तत्वों की बात की है जिनको एक शरीर के अंग के रूप में देखा गया है। जैसे एक शरीर का बॉडी पार्ट होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट काम करते हैं, तो यहाँ पे जो अंग तत्व बताए गए हैं राज्य के, तो वो भी एक शरीर के अंग के रूप में दिखाई देते हैं। अगर शरीर का एक भी अंग हमें लगता है कि एक भी अंग में खराबी है तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करता। उसी तरह अगर राज्य का एक भी जो तत्व है सप्तांग सिद्धांत में, अगर वो सही ना हो तो राज्य भी सही से नहीं चलेगा। इस रूपक को आचार्य कौटिल्य ने इतना यथार्थ रूप देने का प्रयत्न किया है कि उन्होंने राज्य के प्रत्येक अंग के महत्व को दर्शाने के लिए उसकी तुलना मानव शरीर से के उपयुक्त अंग से की है। मतलब यही है कि जो 7 चीजें बताई हैं राज्य के लिए, उसकी तुलना इन्होंने मानव शरीर से कर दी। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा यथार्थ बनाते हुए उन्होंने मानव शरीर के उपयुक्त अंग से उसकी तुलना की है। अब वो क्या है तो यहाँ पे देखो स्पष्ट हो जाएगा 7 सिद्धांत क्या है, सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो इन 7 चीजों की बात की गई है, जैसे कि सप्तांग सप्तांग सिद्धांत में एक है राज्य का सिर, ठीक है, एक है आंखें, एक है कान, और एक है मुख, और एक है मस्तिष्क, और एक है यहाँ पे बाहें होगा, ठीक है, ये बाहें होगा, बाहें, ठीक है, और एक है यहाँ पर जंघाएं, अभी दिखाऊंगा जंघाएं। तो ये 7 अंग है मानव शरीर के, ठीक है, मानव शरीर के ये 7 अंग हैं। इनकी तुलना कर दी गई है हकीकत के जो मतलब राज्य है उसकी जो तत्व हैं उससे। जैसे कि राजा, राजा का जो राजा है वो एक स्टेट का सिर होता है, ठीक है, और जो मंत्री है वो आंखें होता है, वो आंखें होता है। इसके साथ ही जो राजा का मित्र, राजा के जो दोस्त होते हैं, वो राजा के कान कह लो, कान होते हैं, राजा के कान होते हैं। ठीक है, राजा का जो मुख है, मुख, ठीक है, वो राजा का कोष होता है, कोष मतलब पैसा, कितना धन पड़ा है राज्य के पास। ठीक है, अब जो सेना होती है वो राजा का दिमाग होती है, जो जो स्टेट है उसका दिमाग है। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी सेना उतना आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, दुर्ग, दुर्ग जो किले वगैरह होते हैं वो बाएं हैं। आपका देश, आपका स्टेट कहाँ तक फैला है, आपके बॉर्डर्स पर किले होंगे ना, दुर्ग होंगे बड़े बड़े, तो वो दुर्ग, ठीक है, वो क्या है, बाहें हैं। इसके साथ ही यहाँ पर है पुर या जनपद। ठीक है, पुर या जनपद का मतलब है भूमि या प्रजा। ठीक है, तो राज्य की ये जंघाएं के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो ये 7 चीजें हैं, इसमें आप ऐसे भी देखिए, ये जो नाम है अमात्य वगैरह, ये मतलब उस समय के नाम है। बाकी इन्हें और इजी करके आज के टाइम पर अमात्य को हम नॉर्मली मंत्री के रूप में पुकारते हैं तो मंत्री लिखा गया है। सुहृदय को यहाँ पे हम मित्र कहते हैं तो मित्र लिखा है। ठीक है, कोश, सेना, दुर्ग और जनपद तो हम समझते ही हैं। आई होप दोस्तों ये सामान्य बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार सप्तांग सिद्धांत न केवल राज्य के स्वरूप का निरूपण करता है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि राज्य के किस किस अंग का क्या क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ पे ये सप्तांग सिद्धांत राज्य की न केवल स्वरूप को बताता है कि राज्य कैसा होता है, ना इसके साथ ही हर एक अंग का काम क्या है इसको भी दर्शा देता है कि हर एक अंग का कार्य क्या है। इसके साथ ही ये सिद्धांत राज्य की विशेषताएं भी बताता है कि राज्य की क्या विशेषताएं हैं। दूसरे शब्दों में राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें राजा, मंत्री, मित्र, कोश, सेना, दुर्ग और पुर का समावेश, यानी कि जनपद एक क्षेत्र हो जहां पर राज्य स्थापित हो, उसका समावेश हो। ठीक है, पुर मतलब पता ही है, जनपद या मतलब प्रजा या भूमि, तो एक क्षेत्र। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। और एक टॉपिक रह गया है मंडल सिद्धांत का, और मंडल वाले जो सिद्धांत का जो टॉपिक है, इसको हम दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देखिए, आपको प्लेलिस्ट में जल्दी मिल जाएगी, आप देख लेना।
और आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक हमने कौटिल्य को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया, काफ़ी अच्छे से हमने कौटिल्य को समझा है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।